नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक अनोखी बारात की झलकियां। अनोखी बारात की ये तस्वीर गया से आई है, जहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे राजा पीछे पीछे चलते हुए धर्मशाला पहुंचे। और देखिए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दोनों का जयमाला हुआ। घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया की जब बारात निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे को बारात ले जाते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी बारात कभी आपने देखी है जब घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन ने बारात निकाली हो, वो भी बिहार में। ये तस्वीर बेहद अनोखी है। गया में ऐसी अनोखी बारात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। यहाँ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया अपने दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। गया के चांदचौड़ा की रहने वाली अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से तय हुई। चांदचौरा स्थित सिजुआर भवन धर्मशाला से दुल्हनिया घोड़े पर सवार होकर दूल्हे राजा के होटल पहुंची और जहां से दूल्हे राजा को रिसीव किया गया। उसके बाद आगे आगे घोड़ी सवार दुल्हनिया और पीछे पीछे कार पर दूल्हे राजा की बारात चली। दुल्हनिया अनुष्का गुहा कोलकाता में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात है। अनुष्का का साफ तौर पर कहना है कि वो समाज को लड़के लड़की में समानता का संदेश देना चाहती हैं। इसके साथ ही अनुष्का का वो सपना भी पूरा हुआ जब वो कहती थी कि वो घोड़ी पर चढ़कर जाएंगी और अपने दूल्हे राजा को लेकर आएंगी। बिल्कुल, मैसेज देना एक आइडिया तो बिल्कुल था, बट देन आई थॉट चैरिटी मस्ट स्टार्ट एट होम। सो पहले खुद शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लोग बहुत दिखेंगे जो कहते हैं कि लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो बोल्ड एक्शन जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है, कि हम खुद उसको करें सबसे पहले, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई और करे। सो हमने सोचा कि पहले ये खुद करते हैं एंड लेट्स सी। उसने कहा कि अच्छा मम्मा, हमेशा मतलब लड़के ही क्यों बारात निकालेंगे, बेटियां क्यों नहीं बारात निकाल सकती है। तो मैंने बोला ऐसा ही होता आया है, हमारी भी शादी ऐसी हुई है, हमारी माँ की भी शादी ऐसी हुई है। तो वो बोली तो इसका कारण क्या है, कभी तुमने सोचा, कभी किसी से पूछा, तुमने अपनी मम्मी से पूछा? मैंने तो नहीं पूछा, जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन मैं तो नहीं, मुझे बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते? मैं तो घोड़े पे चढ़ूँगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। और अब खबर वैशाली से, जहां के राघेपुर में मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। 12 दिसंबर को हुए चुनाव की मतगणना का काम कल देर शाम तक हाजीपुर के हरवंशपुर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में चलता रहा। इस दौरान मतगणना केंद्र पर उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ लग गई।
मुख्य गेट पर अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा, जिसकी वजह से पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और लोगों को वहां से हटाया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वैशाली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि देर शाम तक मतगणना केंद्र पर लोगों की भीड़ किस तरीके से लगी हुई थी और पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था, जिसके लिए पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। और देखिए, 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। बावजूद इसके कई जगहों पर शराब की बोतलें मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शराबबंदी को अमल में लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार बेहद संजीदा है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। आप भी जानिए जब सीएम नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंच गए। सोमवार को जमुई के सर्किट हाउस से मिली शराब की खाली बोतलें, मंगलवार को मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में शराब की दर्जनों खाली बोतलें। मतलब साफ है कि शराबबंदी को लेकर अभी और सख्ती की जरूरत है। लिहाजा प्रशासनिक महकमे की तत्परता के तापमान को मापने आज सीएम नीतीश कुमार खुद ही सचिवालय पहुंच गए। अचानक नीतीश कुमार सचिवालय के मद्य निषेध विभाग के पास रुक गए। मुख्यमंत्री करीब 5 से 8 मिनट तक वहीं रुके रहे। विभाग के मंत्री सुनील कुमार तो सीएम से मिलने नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर खड़े हैं, वे भागते हुए आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करते रहे हैं। आज भी जब स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने नए सचिवालय पहुंचे, उस वक्त जैसे ही उनकी नज़र बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग पर गई, वो यहाँ रुक गए और उन्होंने विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक को याद किया। जैसे ही अपर मुख्य सचिव को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं और वे उनके इंतजार में खड़े हैं, के पाठक आए और उनसे पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। दरअसल शराबबंदी को अमल कराने में कोई चूक ना हो, इसको लेकर सीएम पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नया सिस्टम भी बनाया है। अब पुलिस के बड़े अधिकारी जिले में हो रही शराबबंदी कानून की समीक्षा के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे। इसके लिए हर रेंज के अधिकारियों को पुलिसिया कार्रवाई पर नजर रखने का निर्देश भी दे दिया गया है। मतलब हर हाल में नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल करना चाहते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, जमुई से केसी कुंदन और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की। बिहार में धीरे धीरे कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को बिहार में 16 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस पटना से सामने आए हैं। इसी के साथ बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92 पहुंच चुकी है। खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से लड़ाई के लिए मंगल मंत्र दिया और लोगों से सचेत रहने की अपील की। साथ ही कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। अलर्ट है फिर भी, लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है, कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है।
और वहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां आइसोलेशन सेंटर फिर से तैयार है, वहीं टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू कर दिया गया है। तो पटना की सड़कों पर धावा दल भी एक्शन मोड में है। ऑक्सीजन पाइपलाइन और मॉनिटर से लैस बेड, 24 घंटे सेवा के लिए तैयार टेलीमेडिसिन सेंटर और सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए एक्शन में धावा दल की ये तस्वीरें बताती है कि पटना में किस तरह कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग संजीदा है और लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। तो हम लोग तो अलर्ट हैं, फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा। थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। अब सरकार की सतर्कता देखिए कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड की क्षमता है, लेकिन फेज वाइज यहां पर जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। फिलहाल जो एचडीयू है, यानी 10 बेड का ये एचडीयू वार्ड है, जहां पर देख सकते हैं कि मॉनिटर से लेकर जो बेड है और तमाम जो फैसिलिटीज हैं यहां पर उपलब्ध करा दी गई है। यानी कल से जिन मरीजों को जरूरत पड़ेगी आइसोलेट होने की, यहां पर अस्पताल में वो एडमिट हो सकेंगे। सारे जगह पे बेड वाइज आपका प्लांट आपका कैंपस में यहीं पर? हाँ, कैंपस में भी है और साथ ही साथ आपका सिलेंडर्स का जो जम्बो सिलेंडर्स हैं वो भी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो तकरीबन 100 बेड के यहाँ पर जनरल वार्ड बनाए गए हैं और इस जनरल वार्ड में बेड लगा दिए गए हैं और सभी बेड के पास जो पाइपलाइन के जरिए है वो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। तो एक बड़ी तैयारी है राज्य सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, पटना जिला प्रशासन की, ताकि जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास हो सके और किसी भी मरीज को सफर नहीं करना पड़े बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की गंभीरता का ही परिणाम है कि पटना में केस बढ़ने के साथ ही विभाग ने 24 घंटे काम करने वाला टेलीमेडिसिन सेंटर भी शुरू कर दिया है, ताकि शुरुआती दौर में कोरोना की चपेट में आने वालों को आइसोलेशन सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़े। एक बैनर लगाए गए हैं और जो नंबर है वो भी यहाँ पर अंकित है। क्या नंबर है आपको हम बता देते हैं। देखिए, पटना का एसटीडी कोड है 0612 और जो फोन नंबर है 22199090। तो एक नंबर है, इसे आप नोट कर लें। दूसरा नंबर भी है 22499964। ये दोनों नंबर है। यहाँ पर आपको कर्मी से लेकर चिकित्सक मौजूद रहेंगे 24 घंटे और यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 24 आवर्स में 100 कॉल्स लगभग आ ही जाते हैं। हम लोग डेली का रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। कोरोना से जंग का सबसे कारगर हथियार मास्क है, लेकिन लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि पटना में 70 से ज्यादा केस होने के बावजूद 70% लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में धावा दल की टीम ने लोगों को सबक सिखाने के लिए 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों का चालान काटा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पटना जिला प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है और वो लोगों से आग्रह कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लोगों को पूछ रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनको बता रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और जो भी कोरोना की सारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। 70% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 30% पहने हुए मिल रहे हैं, बाकी उसके पास है भी तो पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है कि भाई मास्क पहने रहिए। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। यानी मास्क लगाएंगे, भीड़ से बचेंगे तो कोरोना से भी बचे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
और अगली खबर दरभंगा से, जहां एम्स निर्माण को लेकर हलचल तेज कर दी गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए डॉक्टरों को 1 हफ्ते में सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 16 दिसंबर को दौरा कर समीक्षा कर सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन सीएम के दौरे को लेकर डीएमसीएच परिसर में हेलीपैड बनाने का काम तेज कर दिया गया है। नगर विधायक संजय सरावगी के मुताबिक दरभंगा एम्स राज्य और केंद्र सरकार दोनों की पहली प्राथमिकता में है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण का काम भी तेजी से जारी है। तो यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है और हम उन्हें बैठाएंगे। अपने ऑडिटोरियम में जगह है हमारे पास, जहाँ पर जो उनको रिसीव करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, उनसे परामर्श हम लोग लेंगे कि सर डीएमसीएच भी चलता रहे और एम्स भी बन जाए। इसके लिए जो भी उपाय हो आप मार्गदर्शन देंगे। उनके लिए टाइम फ्रेम नहीं है जितना जल्दी लिखा हुआ है, लेकिन जो जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया। और देखिए, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में फसल विविधीकरण योजना से किसानों को अब तक हुए फायदे की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर देश के कई राज्यों में इस योजना की शुरुआत की गई, लेकिन इससे कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। चाहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है, कहां तक हम आगे बढ़े हैं। इस दिशा में किसानों को बचाने के लिए, उनकी आमदनी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए हम 8 वर्षों में कहां तक आगे पहुंचे हैं। और वहीं दरभंगा में आयोजित मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन खास प्रस्तुति में फैशन शो का भी आयोजन किया गया। इसका थीम एक वस्त्र रखा गया था, यानी एक ही वस्त्र को ही बिना किसी बंधन के कैसे आप खूबसूरत तरीके से पहने, वो इसमें देखा गया। शो के रैंप पर मॉडल्स ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। दर्जनों मॉडल ने रैंप पर फैशन का जलवा बिखेरा। इस फैशन शो में मिथिला की छाप देखने को भी मिली। फैशन शो की सफलता से उत्साहित फैशन शो के डिजाइनर प्रकाश चंद्र झा ने मिथिला में हर साल फैशन शो कराने की बात कही है। फैशन डिजाइनर प्रकाश झा लैक्मे फैशन शो में भी अपना डंका बजा चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।